हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल AK स्टडी पॉइंट। इससे पहले मैंने पार्ट 3 की 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। सबसे पहले आप उन वीडियो को पढ़ें, फिर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। राजनीति का लोकहित दृष्टिकोण। 20वीं शताब्दी के दौरान राजनीति के संबंध में नए दृष्टिकोण की प्रस्थापना का प्रयास हुआ है और वे हैं कि राजनीति के माध्यम से सार्वजनिक हित की स्थापना की जाती है, अर्थात राजनीति व राजनीतिक शक्ति का उद्देश्य सार्वजनिक हित की पूर्ति है। 20वीं शताब्दी के दौरान राजनीति के संबंध में एक नए दृष्टिकोण की प्रस्तावना का प्रयास हुआ है और राजनीति के माध्यम से सार्वजनिक हित की स्थापना हुई है, और अर्थात राजनीति व राजनीतिक शक्ति का उद्देश्य सार्वजनिक हित की पूर्ति है। और प्राचीन काल से आज तक, यानी पुराने समय से लेकर आज तक, मार्क्सवादियों को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक विचारों व राजनीतिक शक्ति का प्रयोगकर्ताओं और शासकों में से किसी ने इस बात से सिद्धांतन इनकार नहीं किया कि राजनीति व राजनीतिक शक्ति का उद्देश्य जन कल्याण नहीं है। परंतु पुराने समय से ही लेकर आज तक मार्क्सवादियों को छोड़कर लगभग सभी विचारकों ने राजनीतिक शक्ति के प्रयोगकर्ताओं को शासकों में किसी ने इस बात से सिद्धांत से इनकार नहीं किया कि राजनीति व राजनीतिक शक्ति का उद्देश्य जन कल्याण नहीं है। अर्थात सभी ने राजनीति को लोकहित के साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। और प्लेटो और अरस्तु और लोक रूसो व हेगेल आदि सभी विचारकों ने यह अपेक्षा की कि सार्वजनिक कल्याण करना चाहिए, लेकिन ये एक कटु सच्चाई है। प्लेटो ने और अरस्तु ने और यहाँ तक कि रूसो आदि ने भी इन विचारकों की अपेक्षा की और राज्य सार्वजनिक कल्याण करना चाहिए, लेकिन ये एक कटु सच्चाई है कि राजनीतिक शक्ति के सतत प्रयोग होने के बावजूद सार्वजनिक हित की प्राप्ति मात्र मृग तृष्णा बनी रही, उसका ठोस रूप देखने को कभी भी नहीं मिला। यानी सार्वजनिक हित की प्राप्ति के मात्र मृग तृष्णा बनी रही, उसका ठोस रूप देखने को भी कभी नहीं मिला। राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास के अध्ययन करने पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सदैव होता है। यानी राजनीतिक सिद्धांतों का इतिहास का अध्ययन करने पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सदैव होता आया है। वह शासकों ने सदैव इस बात की वकालत की है कि उन्होंने राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सार्वजनिक भलाई हेतु किया है, लेकिन सार्वजनिक भलाई कभी भी नहीं हुई। शक्तिशाली का सार्वजनिक भलाई हेतु किया है, लेकिन सार्वजनिक भलाई कभी भी नहीं हुई है। जन कल्याण कभी भी नहीं हुआ है, अर्थात लोकहित साधन नहीं हुआ। प्रश्न उठता है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग जब लोकहित की पूर्ति के लिए नहीं हुआ तो उसका प्रयोग हुआ किस लिए है। यानी प्रश्न ये उठता है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग जब लोकहित की पूर्ति के लिए नहीं हुआ तो उसका प्रयोग किस लिए हुआ है। जाहिर है उसका प्रयोग शासक वर्ग के हितों की पूर्ति के उद्देश्य से हुआ है। जाहिर है कि शासक वर्ग के हितों की पूर्ति से इसका उद्देश्य हुआ है। उदारवादी का सदैव ये मानना रहा है कि राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण है, राजनीतिक शक्ति जन कल्याण हेतु प्रयोग होती है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण इस संदर्भ में सुस्पष्ट है और वे हैं कि राज्य कभी भी जन कल्याण का साधन नहीं रहा। वह राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अल्पवर्गीय आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोगों के लिए हुआ है। यानी राजनीतिक शक्ति का जन कल्याण हेतु प्रयोग होती है। यानी मार्क्सवादी दृष्टिकोण इस संदर्भ में सुष्ट है कि वे से राज्य की कभी जन कल्याण का साधन नहीं रहा। वह राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अल्पवर्गीय आर्थिक दृष्टि के संपन्न लोगों के लिए हुआ है। मार्क्सवादी इस अभिमत का तर्क के आधार पर खंडन नहीं हो पाया, जिसके कारण उसके प्रभाव में व्यापक अभिवृद्धि हुई है, जो उदारवादी दृष्टिकोण के लिए न केवल स्वीकार्य
स्वीकार्य है या न मान्य है, अपितु वे येन के प्रकरण का मार्क्सवादी के बढ़ते प्रभाव को रोकने में जी जान से संलग्न है। मार्क्सवादी एक ऐसे शोषण विहीन समाज की प्रस्तावना का राजनीतिक दर्शन है जहां व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण न हो। उदारवाद खुले तौर पर व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण के औचित्य को सिद्ध नहीं कर पाता, लेकिन अप्रत्यक्ष वे इसका समर्थक है। समय समय पर उसने ऐसे राजनीतिक अवधारणाओं की वकालत की है जिनसे समाज में शांति व्यवस्था की स्थापना हो सके, लेकिन उसकी कोई भी अवधारणा चिरकाल तक नहीं चल सकी, जैसे व्यक्तिवाद और आदर्शवाद, जन कल्याणवाद, बहुलवाद, अभिजानीवादी, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आदि ऐसी अवधारणाएं हैं जो देखने में लोकहित से ओतप्रोत दिखलाई देती हैं, लेकिन वास्तव में उनका उद्देश्य कभी भी सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो सका। ऐसी ही अवधारणाओं में से लोकहित दृष्टिकोण की भी अवधारणा प्रतीत होती है, अपितु ये कैन परोपकार मार्क्सवादी के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने में जी जान से संलग्न है। बट मार्क्सवादी के एक ऐसे शोषण वहीन समाज की प्रस्तावना का राजनीतिक दर्शन है जहां व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण न हो, और उदारवादी खोले तौर पर व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के अवधारणा और चित्रकाल तक नहीं चल सकी, जैसे व्यक्तिवाद और आदर्शवाद, जन कल्याणवाद या बहुलवाद, अभिजनवादी, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आदि ऐसी अवधारणाएं हैं जो देखने में लोकहित से ओतप्रोत दिखलाई देती हैं, लेकिन वास्तव में उनका उद्देश्य कभी भी सफलतापूर्वक नहीं हो पा सका। ऐसी ही अवधारणाओं से लोकहित दृष्टिकोण की भी एक अवधारणा प्रतीत होती है। राजनीति के लोकहित दृष्टिकोण के अंतर्गत जिन तथ्यों व धारणाओं पर बल दिया गया है उनमें से कुछ उल्लेख आवश्यक हैं। तथ्य व्यक्ति के लिए, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं, दूसरे सार्वजनिक भलाई के लिए समाज में प्रयोगिता का होना आवश्यक है। तीसरे, नियोजित व सर्वोच्च शासन प्रणाली की प्रस्थापना हेतु राजनीतिक प्रतियोगिता आवश्यक है। चौथे, वैचारिक क्षेत्र में प्रतियोगिता अवश्य होनी चाहिए। और पांचवें, व्यक्तिगत व सामाजिक भलाई में सामंजस्य होना चाहिए व किसी सीमा तक वे भी छठे राज्य का कल्याण बनना संभव है, अर्थात वे वर्गीय संगठन नहीं। अंत में इस दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वे व्यक्ति के चहुमुखी विकास में सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करे, और लोकहित दृष्टिकोण के सारांश को हॉबसन के शब्दों से इस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है: वर्तमान युग में राज्य ने एक चिकित्सा, एक नर्सरी, एक विद्यालय, अध्यापक, व्यापारी तथा उत्पादक, बीमा एजेंट, भवन निर्माता, नगर नियोजक, रेलवे नियंत्रक तथा इसी प्रकार अगणित अन्य कार्य अपने ऊपर लिए हैं। अतः राज्य का स्वरूप कल्याणकारी हो सकता है, लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो ये ज्ञात होता है कि राज्य अपने किसी भी कार्य में पूर्णतः न केवल असफल रहा, बल्कि उसके साथ उसके नाम पर कुछ इन्हें गिने लोग लाभ उठाते रहे हैं व जन कल्याण करने की उसकी क्षमता में निरंतर गिरावट आई है। भारत में जन कल्याण के नाम पर किए गए अर्थात राजनीतिक शक्ति द्वारा अधिकांश कार्यों में राज्य ने घोटाले करने की अनुमति दी है, जिससे अल्पसंख्यक लोगों का ही लाभ हुआ है और लोकहित कार्य केवल दिखावा मात्र बनकर रह गए हैं। चाहे प्रतिभूति घोटाला हो या वॉफसर्स हो, पशुपालन घोटाला हो अथवा झारखंड पार्टी को घूस देने का मामला हो या अन्य असंख्य मामले हों, वे लोकहित साधन के नाम पर किए गए हैं, कुत्सित कार्य हैं। ये याद रखने योग्य है। राज्य को क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए, इसमें कम महत्वपूर्ण नहीं है उसने क्या किया व क्या कर रहा है। लोकहित दृष्टिकोण सिद्धांत ठीक जान पड़ता है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन वे लागू होता है या नहीं, ये देखना व जानना बहुत जरूरी है।
फ्रेंड्स, ये है इस एक विद्यालय के अध्यापक, व्यापारी तथा उत्पादक बीमा जैसे कि एजेंट, भवन निर्माता, नगर नियोजक, रेलवे नियंत्रक तथा इसी प्रकार अगणित अन्य कार्य ऊपर लिए हैं। जैसे अतः राज्य का स्वरूप कल्याणकारी हो सकता है, लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो ये ज्ञात होता है कि राज्य अपने किसी भी कार्य के पूर्णता न केवल असफल रहा है, बल्कि उसके नाम पर कुछ इन्हें गिने लोग लाभ उठाते रहे, कुछ ही चुने लोग लाभ उठाते रहे। वह जन कल्याण करने की उसकी क्षमता व निरंतर में गिरावट आती रही है और भारत में जन कल्याण के नाम पर किए गए अर्थात वह राजनीति शक्ति द्वारा अधिकांश कार्यों में राज्य ने घोटाले करने की अनुमति ही दी है, जिसमें अल्पसंख्यक लोगों का लाभ हुआ है। जिसमें किसका लाभ हुआ है फ्रेंड? अल्पसंख्यक लोगों का। और लोकहित कार्य केवल दिखावा मात्र बनकर रह गए हैं, चाहे प्रतिभूति घोटाला हो या वॉफ सर्स हो, पशुपालन घोटाला हो अथवा झारखंड पार्टी को घूस देने का मामला हो या अन्य असंजय मामले हो, वे लोकहित साधन के नाम पर किए गए हैं और कुत्सित कार्य हैं। ये याद रखने योग्य है कि राज्य को क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए। इससे कम महत्वपूर्ण ये नहीं कि उसे क्या किया जाए, बल्कि लोकहित दृष्टिकोण सिद्धांत ठीक जान पड़ता है, इसे संदेह नहीं, लेकिन वे लागू होता है या नहीं ये देखना व जानना बहुत जरूरी है। आई होप फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये इसका निष्कर्ष आप इसको भी कर सकते हैं। और अब आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।